कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज छठा पाठ पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ का स्वाध्याय पूरा करेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आओ देखते हैं स्वाध्याय। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार बनाकर लाओ और पढ़ो, जैसे जन्म, शालेय शिक्षा आदि। देखो, यहाँ चंद्रशेखर वेंकटरामन जो भौतिक विज्ञान के संशोधक थे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की है। अब हम उस जानकारी को पढ़ते हैं। चंद्रशेखर वेंकटरामन, जन्म 7 नवंबर 1888, जन्म स्थान तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। शालेय शिक्षा चंद्रशेखर ने विशाखापट्टनम सेंट अलोयसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई पूरी की तथा 13 वर्ष की आयु में FA की परीक्षा छात्रवृत्ति के साथ पास की। 1904 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की तथा 1906 में भौतिक विज्ञान में MA की डिग्री हासिल की। उनका कार्य क्षेत्र था भौतिक विज्ञान। तो इसी तरह आप किसी और विभूति का, महान विभूति का यह कार्यकाल बनाकर जीवन क्रम लिख सकते हो। आप जरूर किसी और विभूति का इस तरह का जीवन क्रम लिख देना। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत अंतर्जाल से पद्म भूषण से विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करके सुनाओ। तो जो बड़ा कार्य करते हैं उन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो देखते हैं किन विभूतियों को पद्म भूषण यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्रमांक, आज हम 7 लोगों के बारे में जानकारी लेंगे। उनके नाम, वे कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने कौन से क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। पहले विश्व मोहन भट्ट, राजस्थान से, कला संगीत। दूसरा प्राध्यापक डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी, उत्तर प्रदेश से, साहित्य शिक्षा। तीसरा
HRH प्रिंसेस महाचक्री श्रीधोन, यह विदेशी विभूषी है, थाईलैंड से, साहित्य और शिक्षा। चौथा, चो रामस्वामी, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था, जो तमिलनाडु के थे। उन्होंने साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता में विशेष योगदान दिया था। पांचवा, तेहमंत वाडिया, महाराष्ट्र, इन्हें वैद्यकीय क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया था। छठा, रत्न सुंदर महाराज, गुजरात, अन्य आध्यात्म। सातवा, स्वामी निरंजन नंदा सरस्वती, बिहार से, अन्य योग शास्त्र में उन्होंने विशेष योगदान किया, तो इन विभूतियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुनो तो जरा, विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बनाए गए उपकरण बनाने की विधि एवं उपयोग सुनो और सुनाओ। रंगों का जादू। सामग्री, भिंगरी, अलग अलग रंग का कागज, कैंची, गोंद। क्रिया, एक भिंगरी ले, प्रत्येक रंगीन पेपर को एक सर्कल में काटे, जो एक स्क्रॉल के आकार में फिट बैठता है, जिससे प्रत्येक गोलाकार पेपर के 6 बराबर पंखुड़ियां बन जाती है। गोंद के साथ 6 रंगों में से प्रत्येक की 6 पंखुड़ियों के शीर्ष को गोंद करें। भिंगरी को तेजी से घुमाएं। 6 रंगों के संयोजन को देखें। कई रंगों का संयोजन एक ऐसा रंग देता है जो गैर संयोजक रंग को पूरा करता है। तो बच्चों, यहाँ ये जो हमें उपकरण बनाना है उसके बारे में जानकारी दी है। अब हम चित्र की सहायता से किस तरह यह उपकरण बनाना है यह सीखते हैं। आप इसे घर पर जरूर बनाना। देखो तो, ये है छोटे बच्चों का खिलौना जिसे भिंगरी कहा जाता है। यह ऊपर की ओर से पकड़ के घुमाते हैं तो गोल 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 घूमता है। अब हमें भिंगरी के ऊपर के हिस्से में स्क्रॉल पर इस तरह अलग अलग रंगों की पंखुड़ियां लगानी है। आप इस तरह भी अलग अलग रंग की पट्टियां या त्रिकोण लगा सकते हो। इन रंगों के कागजों को, पट्टियों को, पंखुड़ियों को चिपकाने के बाद हमें क्या करना है, भिंगरी को गोल गोल घुमाना है और उसका निरीक्षण करना है कि कौन सा कलर हमें वहां दिखाई देता है। मैंने समझा, इस शीर्षक के अंतर्गत हमने जो पाठ पढ़ा है, पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ के द्वारा हमें कौन सी सीख मिली है, हमने क्या समझा है, इस पाठ के द्वारा हमें कौन सा बोध हुआ है, इसके बारे में अपने शब्दों में हमें यहाँ लिखना है। तो आओ लिखते हैं। अगर लगन सच्ची और इरादा पक्का हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। शब्द वाटिका, इस शीर्षक के अंतर्गत इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ देखते हैं। युगांतरकारी, इसका मतलब युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियां, कृतियां, सदमा,
दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोड़ना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम। इसमें एक मुहावरा भी आया है, दांव पर लगाना। इसका मतलब कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। जब आप शर्त लगाते हो तो उसी तरह कुछ दांव पर लगाते हो, शर्त जीते तो ये देगी। इस तरह यहाँ दांव पर लगाना यानी कुछ पाने के लिए कुछ देना। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो क्या क्या करोगे? अगर आप अंतरिक्ष यात्री बन जाओगे, मैंने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों राकेश शर्मा और सुनीता विलियम के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। दोनों के बारे में गूगल पर दिलचस्प जानकारी प्राप्त करने और टीवी चैनलों पर कई अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम देखने के बाद मेरे मन में भी अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी है। अगर मेरा सपना साकार हो जाए और मैं किसी दिन सचमुच अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं, तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी और प्यारा भारतवर्ष दिखता कैसे है। अंतरिक्ष यान में मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगी कि अंतरिक्ष यात्री वहां कैसे रहते हैं, यान के अंदर दिन रात का पता कैसे चलता है, वहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कैसे होता है, यात्री खाना कैसे खाते हैं और उनकी दिनचर्या क्या होती है, उनका शौचालय और शयन कक्ष कैसा होता है। लेकिन मेरा मुख्य कार्य अंतरिक्ष में जाकर जरूरी शोध कार्य करना होगा। उदाहरण के तौर पर अपने देश के लिए मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी जुटाना, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की समय से पहले सटीक भविष्यवाणी की जा सके। मेरा प्रयास होगा कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों के बारे में और पास जाकर सही जानकारी जुटाई जाए, ताकि वहां जल और जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सके। लेकिन यह सब करने के साथ साथ मैं अंतरिक्ष की सैर भी करना चाहूंगी। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत हम विज्ञान लोक के वासी इस सुवचन का हमें विस्तार करना है। इसके बारे में हमें जानकारी लिखनी है। तो आओ लिखते हैं, हम विज्ञान लोक के वासी। आज का युग विज्ञान का युग है। आज का कोई भी क्षेत्र विज्ञान से अछूता नहीं है। प्राचीन काल से असंभव समझे जाने वाले सभी कार्यों को विज्ञान ने संभव करके दिखाया है। छोटी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापने वाले हवाई जहाज व रॉकेट इस विज्ञान की ही देन है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। विद्युत की निर्मित, कल कारखाने, अंतरिक्ष की खोज, जीवन में बदलाव, आधुनिक खेती की सामग्री, पूरा जीवन विज्ञान निर्मित वस्तुओं से घिरा हुआ है।
प्राचीन काल से हम कहते व सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य धरती का वासी है, परंतु विज्ञान के इन चमत्कारों और मनुष्य द्वारा विज्ञान निर्मित वस्तुओं के उपयोग किए जाने पर हम अगर कहें कि हम विज्ञान लोक के वासी है, तो यह गलत न होगा। विज्ञान ही है जिसने धरती के प्रत्येक असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया है। किंतु आज के इस आधुनिक युग में हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान से मनुष्य को कई हानियां भी हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें विज्ञान की तरक्की का उपयोग मानव जाति के भले के लिए ही करना चाहिए। तभी हम असल में विज्ञान लोक के वासी कहलाएंगे। मेरी कलम से इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। पहला मुद्दा है गांव में मेला देखने वालों की भीड़। दूसरा मुद्दा है सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर। तीसरा मुद्दा है पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना। चौथा मुद्दा है बहुत देर से लड़के का देखना। पांचवा मुद्दा है लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना। छठा मुद्दा है चिट्ठी में लिखा था, क्या लिखा था? पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। तो देखो बच्चों, इस मुद्दों के आधार पर हमें एक कहानी लिखनी है, तो मुद्दों को ध्यान में रखना। आगे हम इसके आधार पर कहानी लिखते हैं। बेगूसराय नाम का एक राज्य था। उस राज्य में विभूति नारायण नामक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही कर्मठ, परोपकारी व न्यायी थे। उन्हें अपने दरबार के लिए एक ऐसे राजमंत्री की तलाश थी जो परोपकारी व निस्वार्थी हो। एक दिन रामपुर नामक गांव में एक मेला लगा। मेला देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा विभूति नारायण ने अपने सैनिकों को बताया कि आज हम अपने राज्य के लिए राजमंत्री की खोज करेंगे। वे अपने सेवकों को सड़क के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रखवाने के लिए कहते हैं तथा वेश बदलकर स्वयं वहां खड़े हो जाते हैं। कई लोग उस रास्ते से जाते हैं, उस पत्थर से टकराते हैं, गिरते हैं, किंतु किसी ने भी उस पत्थर को उठाकर रास्ते से दूर नहीं किया। अजय नाम का एक लड़का बहुत रही देख रहा था। कुछ देर बाद उससे न रह गया। वह स्वयं उस बड़े भारी पत्थर के पास गया और पत्थर को ढकेल कर रास्ते के किनारे से सरका कर हटा दिया। राजा की नजर इस लड़के पर पड़ी। राजा खुशी से प्रसन्न हो उठे, पर वे कुछ देर देखते रहे। अजय को उस पत्थर के नीचे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आज से तुम इस राज्य के राजमंत्री हो। इतने में राजा विभूति नारायण उसके समीप आए और उससे कहा कि मैं तुम्हारी परोपकारी भावना व निस्वार्थ सेवा वृत्ति से प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें इस राज्य का राजमंत्री घोषित करता हूँ। अजय के लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार था। राजा ने अपनी ओर से 1000 सुवर्ण मुद्राएं देकर उसे सम्मानित किया और अपने दरबार में राजमंत्री का पद प्रदान किया। तो देखो बच्चों, यहाँ ये जो अजय है वह तो उस पत्थर से नहीं टकराया था, लेकिन वह कुछ देर दिखता रहा कि लोग बार बार उस पत्थर से टकराते हैं, गिर जाते हैं,
लेकिन कोई उसे बाजू नहीं कर रहा है, तो वह खुद वहां जाकर स्वयं उसने इतना बड़ा पत्थर अकेले ही लोगों को तकलीफ न हो इस वजह से रास्ते से दूर किया। और यह सारी बात राजा विभूति नारायण देख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इस अजय को राजमंत्री बना दिया। अब इस कथा से, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि परोपकारी भावना से प्रत्येक सामाजिक कार्य को हमें करना चाहिए जो समाज व जनता के हित में हो। इस कथा को शीर्षक भी देते हैं, जन सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, अथवा कर भला तो हो भला। अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत अपना दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। दैनिक नियोजन, इसका मतलब सुबह उठने के बाद रात के सोने तक दिन कैसे बिताना है उसका नियोजन करना। और सिर्फ नियोजन नहीं करना, तो उस पर क्या करना है, अमल भी करना है। मेरा दैनिक नियोजन: सुबह 6 बजे उठना, 6 से 6:30 तक प्रातः विधि करना, 6:30 से 7:30 बजे तक व्यायाम प्राणायाम ध्यान करना, 7:30 से 9:30 बजे तक स्नान नाश्ता अखबार पढ़ना, 9:30 से 1:30 बजे तक ऑनलाइन क्लास में अभ्यास करना, 1:30 बजे से 3:30 बजे तक भोजन और विश्राम करना, 3:30 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करना, 5 बजे से 7 बजे तक खेलना, 7 बजे से 9 बजे तक माँ को घर में मदद करना, सायं प्रार्थना करना, 9 बजे से 10:30 तक भोजन और शेष काम जो होता है उसको पूरा करना, 10:30 बजे सो जाना। तो इस तरह आप भी अपना दैनिक नियोजन बनाओ और उस नियोजन के अनुसार अपना पूरा दिन बिताओ। सदैव ध्यान में रखो, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। आओ इसके बारे में कुछ लिखते हैं। विज्ञान की भूमिका हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विज्ञान के विभिन्न उपहार ने हमारे जीवन को और अधिक आरामदायक बना दिया है। विज्ञान बिजली, प्रशंसकों, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, मोटर वाहन आदि जैसे अद्भुत आविष्कारों ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है और अब इनका उपयोग किए बिना जीना लगभग असंभव हो गया है। विज्ञान ने मनुष्य को तमाम रोग व्याधियों से मुक्ति दी है और असंख्य दैनिक सुविधाओं से लैस भी किया है। विज्ञान को मनुष्य का वफादार नौकर की संज्ञा दी जाती है, जो जीवन भर हमारे आदेशों का पालन करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ यदि विज्ञान रूपी शक्ति का हम दुरुपयोग करें, तो क्षण भर में विनाश का मंजर भी ला सकता है। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। क, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। कौन सा केंद्र था, थुम्बा या श्रीहरिकोटा? जो विकल्प सही है उसे रिक्त स्थान पर लिखना है। बताओ तो। श्रीहरिकोटा बिल्कुल बराबर। ख, सिर्फ 600 डैश की
भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। विकल्प है मिनट, सेकंड्स। तो कौन सा विकल्प सही है? सेकंड्स। प्रश्न दूसरा, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? उत्तर, भारत को सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। प्रश्न, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर, अपनी टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने यह अनुभव बांटा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल तो अभी आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। यह प्रश्न, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? उत्तर, कंप्यूटर द्वारा उपकरण ठीक ढंग से काम न करने के निर्देश तथा निचली रेंज के केंद्र द्वारा होल्ड करने का संकेत प्राप्त होने के कारण अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित करना पड़ा। यह प्रश्न, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? उत्तर, रक्षा मंत्री महोदय ने डॉक्टर कलाम से अग्नि के प्रक्षेपण करने की पहली रात पूछा, अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? भाषा की ओर इस शीर्षक के अंतर्गत दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। तो उदाहरण के तौर पर हमें एक जो दिया है उसे पढ़ते हैं। शब्द है दिन। तो क्या करना है? दाएं पंख के पहले उपसर्ग लगाना है और बाएं पंख के बाद प्रत्यय लगाना है। तो क्या करते हैं? अभी पढ़ते हैं। प्रतिदिन, दिन भर। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। दिन भर नहीं खेलना चाहिए। तो इसी तरह ये जो शब्द दिए हैं उनमें प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर हमें वाक्य बनाकर लिखने हैं। दिन, प्रतिदिन, दिन भर। पहला वाक्य, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। प्रतिदिन, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। नम्र, विनम्र, नम्रता। अभी इनका हम वाक्य में उपयोग करते हैं। सुनील विनम्र लड़का है। हमें सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। डर, निडर, डरपोक। मेरे पिताजी बड़े निडर है। मोहन बड़ा डरपोक है। जल, निर्जल, जलमय। मेरी माँ निर्जल व्रत करती है। पूरा तालाब जलमय है। साहस, दुस्साहस, साहसिक। रावण के सभी कार्य दुस्साहस से भरे थे। राजन ने बड़ा साहसिक कार्य किया। सत्य, असत्य, सत्यवादी। गांधी जी कभी असत्य नहीं बोलते थे। राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे।
बच्चों, आज हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का स्वाध्याय पूरा किया है, लेकिन कुछ अलग से प्रश्न मैं आपको यहाँ स्वाध्याय के लिए घर पर पूरे करने के लिए दे रही हूँ। उनके उत्तर जरूर लिखना और अपने क्लास टीचर को दिखा देना। स्वाध्याय प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1. पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी विशेष सुविधाएं स्थापित की गई? प्रश्न दूसरा, अग्नि टीम में कितने वैज्ञानिक काम कर रहे थे? प्रश्न तीसरा, अग्नि की उड़ान कितने सेकंड्स की थी? प्रश्न चौथा, रक्षा मंत्री से कलाम जी ने उपहार के तौर पर क्या मांगा? बच्चों, आज हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के स्वाध्याय को पूरा किया है। अगले वीडियो में हम फिर एक नए पाठ के साथ मिलते हैं। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।